इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर सेकंड को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि हमने कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स को पढ़ लिया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप सोशल साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हो। अभी तक जितने वीडियोस मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, सभी आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाकर उन वीडियोज़ को कभी भी देख सकते हो। उनको देखने के बाद अगर आपको वो हेल्पफुल लगते तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को आगे पढ़ना स्टार्ट करें, पहले हम लोग देख लेते कि पिछले पार्ट में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉपिक दिया था व्हाई चेंजेस अकर ऑन अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस पे चेंजेस होता क्यों है, तो इसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसके कारण हमारे अर्थ पे चेंजेस आता है, और वो सारे प्रोसेस क्या क्या थे। पहला था वेदरिंग, दूसरा था इरोजन और तीसरा था डिपोजिशन। तीनों टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा था। वेदरिंग का मतलब हमने जाना था कि अगर रॉक पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं, और ये वेदर चेंजेस के कारण होता है। उसके बाद इरोजन क्या होता है, अगर यही रॉक पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से हट के कहीं और जाने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। और इसके बाद डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये जो रॉक पार्टिकल का इरोजन हुआ उसके बाद अगर ये कहीं जाके रुक जाएंगे, किसी एक जगह पे जमा हो जाएंगे, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। उसके बाद हमने ग्रेडेशन के बारे में भी पढ़ लिया था। डू यू नो में हमें गिवन था कि ग्रेडेशन होता क्या है। अब हमें अगला टॉपिक जो कि हमें इस वीडियो में कवर करना है वो है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि ग्रेडेशन किन किन कारणों से होता है। पहला है रनिंग वाटर, दूसरा है ग्लेशियर, तीसरा है विंड और चौथा है सी वेव्स। इन चारों रीजन्स के कारण ग्रेडेशन यानी कि ज़मीन का समतलीकरण, उसका लेवलिंग कैसे होता है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि ग्रेडेशन जो हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है वो किन किन कारणों से होता है, उन्हीं कारणों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि रनिंग वाटर पहला रीजन हो गया, उसके बाद ग्लेशियर दूसरा रीजन हो गया, उसके बाद विंड तीसरा रीजन हो गया, और उसके बाद सी वेव चौथा रीजन है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ब्रीफ में ग्रेडेशन के बारे में जान लेते हैं। ग्रेडेशन क्या होता है, ग्रेडेशन के बारे में हमने पिछले पार्ट में भी जाना था। डू यू नो जब हमने पढ़ा था उसी में गिवन था इसके बारे में। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है ना, एग्जैक्टली प्लेन नहीं है हर जगह पे। कहीं पे हमारे अर्थ का सरफेस कुछ इस तरीके से उठा हुआ है, और कहीं पे हमारे अर्थ का सरफेस कुछ इस तरीके से है, गड्ढा टाइप का है वहाँ पे। और हमारे नेचर में जितना फोर्सेस है, जैसे कि विंड हो गया, रेन वाटर हो गया, सी वेव्स हो गया, वो सब क्या करता है, इन दोनों टाइप के लैंड फॉर्म्स को एग्जैक्टली प्लेन बनाने की कोशिश करते रहता है हमेशा। और इसी प्रोसेस को हम लोग ग्रेडेशन बोलते हैं। ग्रेडेशन दो टाइप का हो सकता है, एक हमने पढ़ा था ए ग्रेडेशन और एक हमने पढ़ा था डी ग्रेडेशन। ए ग्रेडेशन में कुछ सेडिमेंट्स ऐड होता है, जैसे कि इसको अगर हमें बराबर करना हो तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद जो प्लेन हो गया उसको हम लोग बोलते हैं ए ग्रेडेशन। और डी ग्रेडेशन जो दूसरे टाइप का ग्रेडेशन है उसमें क्या होगा, इसमें से हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए ऊपर में जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हटा देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन दो टाइप से हो सकता है, या तो ए ग्रेडेशन के थ्रू होगा या तो डी ग्रेडेशन के थ्रू होगा। और इसके लिए जितना भी एजेंट नेचुरल एजेंट है उसी के बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है। हमारे अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेडेशन होता है उसका पहला रीजन है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मेनली हमारे रिवर्स में पाया जाता है, इसीलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे रिवर्स के बारे में ही बताया गया है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अ रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज लाइफ साइकिल, जैसे कि जितने सारे लिविंग थिंग्स है सबका लाइफ साइकिल होता है, सभी का जन्म होता है, वो सर्वाइव करते हैं, फिर उनका मृत्यु हो जाता है। उसी तरीके से रिवर के साथ भी होता है। इट टेक्स बर्थ इन माउंटेन और अ हिल। रिवर का जो जन्म होता है या तो माउंटेन्स में होता है, पहाड़ों में, या तो हिल्स पे होता है। बिकम्स लार्जर व्हेन इट मेट बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, और जब एक नदी में दूसरी नदी आके मिलती है तो फिर उसका साइज भी बढ़ जाता है। फ्लोज ओवर प्लेन्स एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेज द सी, और उसके बाद वो धीरे धीरे समतल जमीन पे बहते बहते वो समुद्र में पहुंच जाती है, और वहीं पे उसका फिर एंड हो जाता है। इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज यंग, इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स वेयर द रेट ऑफ इरोजन इज मैक्सिमम। स्टार्टिंग में नदी यंग होती है और उस समय उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड जो होता है बहुत तेज होता है, और वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए नीचे की तरफ गिरती है। और उस केस में रेट ऑफ इरोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। रेट ऑफ इरोजन कहने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर बहाकर दूसरी जगह लेके जाती है। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ ए रिवर इट फॉर्म्स स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड एंड वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स एटसेट्रा। किसी भी हिल या माउंटेन से जब नदी बहना स्टार्ट होती है तो ऊपर जो आइस होता है ना, वही पिघल के नदी बनती है।
तो यहाँ से जब बहना स्टार्ट होती है तो कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे, और धीरे धीरे यहाँ का जितना भी सब्सटेंस होता है, जितना भी मिट्टी होता है, वो नदी के साथ बहकर जाने लगता है। और समय के साथ यहाँ पे कुछ माउंटेन में यहाँ पे वी शेप जैसा हमें दिखने को मिलता है। एज द रिवर इंटर्स टू द प्लेन्स इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। और जब रिवर प्लेन्स में आ जाता है तो उसका स्पीड घट के नॉर्मल हो जाता है। हेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेस रिजल्टिंग द स्लो स्पीड ऑफ रिवर। जब नदी पहाड़ों से उतरकर समतल जमीन पे आती है तो उसका स्पीड घट जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि समतल जमीन का जो स्लोप होता है वो बहुत कम होता है। स्लोप मतलब हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ढाल होता है। जैसे कि इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ का एंगल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इस वाले ज़मीन का स्लोप प्लेन का अगर हम लोग देखें तो बहुत कम है, पानी अपने आप आगे नहीं बढ़ेगी। और इस वाले केस में क्या होगा? पानी का स्पीड बहुत तेज होगा। तो समतल जमीन पे क्या होता है? इसी रीजन से स्लोप कम होने के कारण ही पानी का स्पीड जो होता है वो घट जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेट टू फ्लो थ्रू मींडर्स। और इस स्टेज में यानी कि मेच्योरिटी के स्टेज में, मिड स्टेज में क्या होता है? पानी का फ्लो मींडर्स के थ्रू होता है। मींडर्स हम लोग बोलते हैं कर्वी पाथ को। ये जो पाथ यहाँ पे दिख रहा है ना इस फोटो में, इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं मींडर्स। बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लगिश एंड गेट डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। हम लोग जानते हैं कि नदी जो होती है वो फाइनली जाके समुद्र में ही मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल फेनोमेनन होता है और उससे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो डेल्टा कैसे बनता है इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। जब नदी का पानी यहाँ पे आता है तो उसका कंडीशन कैसा होता है? वो बहुत ही स्लगिश हो जाता है, यानी कि बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। नदी के पानी में पार्टिकल्स की मात्रा, मड पार्टिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वही पार्टिकल्स यहाँ पे आके सेटल डाउन होने के कारण यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। एक नया लैंड मास यहाँ पे निकल जाता है, और उसी लैंड मास के कारण ये जो नदी होती है वो बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पे अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है नदी, और उसके बाद वो जाके फाइनली समुद्र में मिलती है। और ये जो येलो वाला पोर्शन जितना भी दिख रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, इट नाउ कम्स टू इट्स ओल्ड स्टेज। यहाँ पे नदी अपने ओल्ड स्टेज में आ जाती है। द रिवर दस डिपॉजिट सिल्ट सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। इसको हम लोग माउथ बोलते हैं। यहीं से जाकर नदी का पानी समुद्र में मिलता है। तो इसी माउथ के नज़दीक में जितना भी सेडिमेंट्स लाता है नदी अपने साथ, सबको डिपॉजिट कर देता है, सबको जमा कर देता है। द लार्ज डिपॉजिशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और इसी के कारण डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, उससे जो डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। सरफेस ग्रेडेशन का पहला एजेंट के बारे में हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया, जो कि था रनिंग वाटर। अब जो नेक्स्ट एजेंट है उसका नाम है ग्लेशियर। ग्लेशियर के कारण कैसे हमारे सरफेस का ग्रेडेशन होता है उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है, इट इज बिलीव दैट अ मिलियन ईयर्स अगो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अर्थ सरफेस वाज मच कूलर देन व्हाट इट इज नाउ। लाखों साल पहले हमारे अर्थ का जो सरफेस था वो अभी से बहुत ज़्यादा ठंडा था। The Earth's surface was covered by ice, but later the temperature began to rise gradually. हमारे अर्थ का सरफेस जो है आइस से ढका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। द राइज इन टेम्परेचर रिजल्टेड इन मेल्टिंग ऑफ द आइस, और इसी कारण से जितना भी आइस हमारे अर्थ के सरफेस पे था उसका मेल्टिंग होने लगा, वो पिघलने लगा। द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर, और इसी पिघल कर बहने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। इन इंडिया द ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे इंडिया में ग्लेशियर कहाँ पे पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसपे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे भी कम टेम्परेचर होता है। अब बात आती है कि ग्रेडेशन में ग्लेशियर्स कैसे हेल्प करते हैं। जैसे रनिंग वाटर हेल्प करता था, सेम वैसे ही ग्लेशियर भी हेल्प करते हैं। रनिंग वाटर क्या करता था कि अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को बहा कर ले जाता था, और फाइनली जहाँ पे उन सॉइल पार्टिकल का डिपोजिशन होता था वहाँ पे लैंड का ग्रेडेशन हो जाता था, यानी कि एक प्लेन लैंड का फॉर्मेशन हो जाता था। कुछ उसी तरीके से ग्लेशियर भी काम करता है। लाइक रनिंग वाटर मूविंग आइस ऑल्सो इरोड्स लूज पार्टिकल्स और पार्ट ऑफ रॉक्स। जैसे रनिंग वाटर ले जाता था, वैसे ग्लेशियर भी अपने साथ लूज पार्टिकल्स और रॉक के टुकड़ों को अपने साथ लेके चले जाता है। इट टेक्स देम अलोंग एंड डिपॉजिट्स देम बिहाइंड व्हेन इट मेल्ट्स। ग्लेशियर जो होते हैं अपने साथ मिट्टी को बहाकर, रॉक के टुकड़ों को बहाकर ले जाते हैं,
और जब वो मेल्ट करते हैं तो वहीं पे उन पार्टिकल्स का डिपोजिशन यानी कि वहीं पे वो पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। आगे हमें कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है और माउंटेन ग्लेशियर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। लिखा है ह्यूज मासेस ऑफ आइस विच कवर लार्ज एरिया ऑफ ए कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। यानी कि बर्फ अगर पूरे कॉन्टिनेंट को ढक के रखती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। जैसे कि अंटार्कटिका जो है वो पूरे तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, वहां पे कहीं पे जमीन नहीं है। वही यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है लाइक अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक देश का नाम है जो कि पूरा तरह से बर्फ से ढका हुआ है। एक फैक्ट यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हमारे धरती पे दो जगह है, एक का नाम है ग्रीनलैंड और एक और जगह है जिसका नाम है आइसलैंड। इसका जैसा नाम है ना वैसा ये जगह नहीं है। जैसे कि ग्रीनलैंड से क्या सुन के लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगा, प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे तरीके से बर्फ से ढका हुआ है ग्रीनलैंड। लेकिन आइसलैंड सुन के क्या लगता है कि यहाँ पे पूरे तरीके से बर्फ से ढका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग पाए जाते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे पेड़ पौधा भी है, बड़े बड़े ट्रीज भी हैं और ये पूरा ग्रीनरी यहाँ पे पाया जाता है। तो नाम से बिल्कुल अपोजिट ये दोनों जगह है। आइसलैंड में आइस नहीं है और ग्रीनलैंड में ग्रीन कोई चीज़ नहीं है। आगे माउंटेन ग्लेशियर क्या होता है उसके बारे में लिखा है, अदर ग्लेशियर्स विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया ओवर द माउंटेन आर कॉल्ड माउंटेन ग्लेशियर। ऐसे ग्लेशियर जो कि माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, माउंटेन्स पे अगर बर्फ का पोर्शन पाया जाता है तो उसको हम लोग माउंटेन ग्लेशियर बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है, सियाचिन ग्लेशियर एक इसका एग्जाम्पल हो गया और गंगोत्री ग्लेशियर, ये दोनों हिमालय में है और इंडिया में है। स्नो लाइन क्या होता है उसके बारे में आगे हमें डू यू नो में बताया गया है। लिखा है द स्नो लाइन इज अ लाइन ऑन द हाई माउंटेन्स एबव विच द स्नो नेवर मेल्ट्स। माउंटेन्स के सबसे ऊपर जो बर्फ होता है वो कभी नहीं पिघलता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। तो एक ऐसा इमेजनरी लाइन जिसके ऊपर हमेशा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही हो, ऐसे इमेजनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्नो लाइन। स्नो लाइन के ऊपर का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कभी वो नहीं बढ़ता है। ग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तीसरा जो एजेंट है वो है विंड। अब विंड के कारण कैसे हमारे अर्थ के सरफेस का ग्रेडेशन होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द रीजन्स वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल एंड मीगर वेजिटेशन द लैंड इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। हमारे धरती पे कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और मीगर वेजिटेशन कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान हो गया। और रेगिस्तान का जितना सरफेस होता है ना वो फुली एक्सपोज्ड होते हैं और कोई भी स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ के पार्टिकल्स को आसानी से बहा कर ले जा सकता है। द लूज रॉक पार्टिकल्स आर इजिली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स। दस द विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, और इसीलिए हम लोग विंड को भी ग्रेडेशन का एजेंट मानेंगे। द एक्शन ऑफ द विंड इज मोस्ट कॉमन इन द डिजर्ट रीजन, और ज़्यादातर विंड के कारण जो ग्रेडेशन होता है वो डिजर्ट में ही होता है और बाकी जगहों पे लूज पार्टिकल इतने मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स। जो बहुत तेज हवा होती है वो पत्थर को भी घिस सकती है, उसको भी तोड़ सकती है, रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स लाइक मशरूम रॉक्स, और इसी के कारण से मशरूम रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। आप गूगल पे सर्च करना मशरूम रॉक्स, कुछ इस तरीके का पत्थर आपको दिखेगा, जैसे मशरूम का शेप होता है एग्जैक्टली उसी तरह रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत तेज हवा के कारण। द कैरिड मटेरियल इज देन डिपॉजिटेड एट अ न्यू प्लेस वेन एवर द स्पीड ऑफ विंड स्लो डाउन, और जैसे ही हवा का स्पीड घटता है ना तो जितना भी मटेरियल उसके साथ बह रहा होता है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है और वहीं पे जाके बैठ जाता है। दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड डून्स। सैंड डून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन इंडिया, और इसी के कारण से सैंड डून्स का फॉर्मेशन होता है और ये हमें राजस्थान में देखने को मिल सकता है ऐसा। ग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल चौथा जो एजेंट है उसका नाम है सी वेव्स। सी वेव्स के कारण कैसे ग्रेडेशन होता है हमारे अर्थ के सरफेस का उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है अलोंग द सी शोर सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। सी शोर के साथ साथ सी वेव्स भी ग्रेडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी बहुत पावरफुल एजेंट है। द कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक द रॉक्स। अगर सी वेव बार बार स्ट्राइक करेगा अपने आसपास के रॉक्स को तो वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है। सच कंटिन्यूस इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी, और इसी स्ट्राइकिंग के कारण और टूटने के कारण जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके कारण से यहाँ पे क्लिफ्स का फॉर्मेशन होता है। क्लिफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे अचानक से डाउन है तो इसी चीज को हम लोग क्लिफ बोलते हैं। द इरोडेड मटेरियल मे देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस,
और जितना भी मटेरियल इससे ब्रेक डाउन हुआ, जितना भी मटेरियल इससे टूटा, उसी से फिर बीचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। ह्यूमन बींग्स के कारण भी लैंड फॉर्म में चेंजेस आता है, जैसे कि आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डिस्टर्ब द नेचुरल इन्वायरमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। पॉपुलेशन जो इतना तेजी से बढ़ रहा है और साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज बन रहे हैं, उसके कारण भी हमारे नेचर में डिस्टर्बेंस आता है और हमारे लैंड फॉर्म में चेंजेस भी आता है। द ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स यूज ऑफ लैंड लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। खेती करने के लिए जो फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं ह्यूमन, उसके कारण से हमारे नेचर में डिस्टर्बेंस आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनने के कारण हमारे नेचर में डिस्टर्बेंस आता है। एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स, और जो नए लोग होते हैं वो जब अपना घर बनाते हैं, सेटल होते हैं कहीं पे, तो उस कारण से भी नेचर में डिस्टर्बेंस आता है। दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स विच चेंज द लैंड सरफेस। और ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसके कारण से हमारे अर्थ के सरफेस में चेंजेस आता है। ह्यूमन बींग्स नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। और एनी हाउ तो हमें अपना नीड्स को फुलफिल करना ही है, लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे नेचर में जो बैलेंस है वो भी बना रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में अपने नेचर को ही बर्बाद कर लें। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये हम लोग तभी अचीव कर सकते हैं जब हम लोग नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करें, ऐसा डेवलपमेंट जिससे नेचर को कोई भी हार्म ना पहुंचे। तो यहाँ तक हमने एजेंट ऑफ ग्रेडेशन को पूरा पढ़ लिया। इसके अंदर जो चारों टॉपिक था सबको हमने डिटेल में जाना। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन इन चारों टॉपिक से आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचा हुआ टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे। आई होप जितना टॉपिक मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने क्लासमेट के साथ, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपका क्लास का जो भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है उसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक है davguru.in। इस पे जाने के बाद आपको बस चैप्टर का नाम सर्च करना होता है और वहाँ पे आपको डाउनलोड करने का लिंक दिख जाता है। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते हैं।